to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया और कार्यवाही के पहले रवायती तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर इल्जाम लगाए कि विपक्ष ने पिछले सत्र के दौरान प्रधानमंत्री का गला घोटने की कोशिश की। साथ ही इल्जाम ये भी कि कुछ पार्टियों ने संसद का दुरुपयोग अपनी असफल राजनीति के लिए किया। संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है। मैं सभी दलों से आग्रहपूर्वक कहता हूं कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए हैं, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे माननीय सांसद हैं और सभी दल में हैं, उनको अवसर दीजिए, चर्चा में उनके विचारों को प्रकट करने का मौका दीजिए कि हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे। कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। इसके बाद शुरू हुआ लोकसभा में प्रश्नकाल और विपक्ष की ओर से नीट का मुद्दा सबसे मुखरता से उठाया गया। तमिलनाडु से आते हैं कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके बाद सपा सांसद अखिलेश यादव और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सरकार पर नीट को लेकर के हमले किए। क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000, 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई, उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? That there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? और इन इल्जामों के बाद नमूदार हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने सरकार के कामों की प्रशंसा की और पेपर लीक के मुद्दे पर पुरानी सरकारों को भी घेरा। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूँ सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसके उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए।
क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की, उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. So there are incidents. Already this case, right now, Speaker sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court. Honorable CJI is personally presiding over that bench. धर्मेंद्र प्रधान के वक्तव्य पर राहुल गांधी ने लोकसभा के बाहर कमेंट किया। मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, प्रधानमंत्री की बात करी, मगर मंत्री जी को शायद ये बातें समझ नहीं आ रही हैं और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो इसके बारे में क्या कर रहे हैं। और सवाल का जवाब नहीं दिया। सर, एक और सवाल आरएसएस को लेकर के आप पहले भी बोलते रहे हैं। नहीं, अभी मेरा भैया अभी मेरा नीट पे फोकस है, क्योंकि ये बहुत जरूरी मुद्दा है युवाओं के लिए और उनको काफी मुश्किल हो रही है। हमने कहा था कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए, बट सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, मगर हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और सरकार पे दबाव डालते रहेंगे। और जब पेपर लीक पर बहस हो रही थी तब स्पीकर ओम बिरला का एक बयान आया जो कुछ देर में वायरल हो गया। स्पीकर ने कहा कि पेपर लीक पर बात करने के लिए सदन सही प्लेटफॉर्म नहीं है। सभी राज्यों ने अपने अपने यहाँ कानून बनाए, संसद ने भी कानून बनाए। कानून बनाने के अलावा इस विषय के अंदर एजेंसी जांच कर रही है, कोर्ट निगरानी कर रही है। हमारा सवाल ये होना चाहिए कि हम कैसे सकारात्मक रूप से सुझाव देकर इस सिस्टम को और बेहतर कर सकते हैं, ये होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से सदन नहीं है। आप बेहतर सिस्टम डेवलप करो और कभी भी सारे एग्जामिनरों पर सवाल उठाना सदन के लिए उचित नहीं है। ये सदन इसके लिए है भी नहीं प्लेटफॉर्म। नो। लेकिन इन सारी बहसों के बीच लोकसभा में एक बहुत जरूरी कागज पेश किया गया। इस कागज को कहते हैं भारत का आर्थिक सर्वे। दरअसल भारत सरकार बजट लाने के ठीक एक दिन पहले देश के आर्थिक सर्वेक्षण का लेखा जोखा पेश करती है। इसमें इस बात का जिक्र होता है कि पिछले बजट सत्र में देश की सरकार ने आपके टैक्स के पैसे को कैसे खर्च किया और आने वाले वर्ष में देश को किन किन चुनौतियों का सामना करना है। तो इस बार के आर्थिक सर्वे में क्या खास था, समझते हैं। सर्वे में कहा गया है कि देश ने कोरोना महामारी के बाद बहुत तेजी से रिकवरी की है। वित्त वर्ष 2024 में भारत की रियल जीडीपी 8.2% की दर से बढ़ी, जो 2020 से 20% ज़्यादा है। रियल जीडीपी का मतलब है कि अगर महंगाई नहीं होती तो असल में जीडीपी की दर इतनी रही होती। इसी के साथ चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 6.5 से 7% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान दिया गया है। सर्वे में महंगाई पर भी बात की गई है। कहा गया है कि बीते वित्त वर्ष में महंगाई दर घट करके 5.4% पर आ गई और वित्त वर्ष 2025 में ये 4.5% और वित्त वर्ष 2026 में 4.1% पर रह सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने निर्यात बढ़ाने के लिए एक सलाह दी है। कहा है कि या तो इंडिया चीन के सप्लाई चेन में खुद को इंटीग्रेट कर ले, मतलब उसका हिस्सा बन जाए, या फिर चीन से एफडीआई को बढ़ावा दिया जाए। वैसे भी चीन से हम लगातार सामान खरीद रहे हैं और हर साल खरीद में बढ़त ही हो रही है। ऐसे में चीन से आयात की बजाय अगर हम चीन की कंपनियों को सीधे यहाँ निवेश करने दें और उनके सामानों में थोड़ा सा वैल्यू ऐड करके यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में निर्यात कर दें तो ये रास्ता ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। यानी आसान तरीके से कहें तो भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि हमें चीन से व्यापार बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा आर्थिक सर्वे नौकरियों को लेकर बहुत गंभीर स्थिति की तरफ इशारा करता है। उसके मुताबिक नॉन फार्म सेक्टर यानी कि खेती से इतर जो भी सेक्टर्स हैं उनमें 2030 तक हर साल औसतन 78.5 लाख नौकरियां पैदा करनी होंगी, तभी लगातार बढ़ रहे वर्कफोर्स को ज़रूरत के हिसाब से नौकरियां दी जा सकेंगी। इसके अलावा संसद में बहस बिहार को विशेष राज्य के दर्जे और उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के बाबत आए नेम प्लेट वाले आदेश को लेकर के भी हुई। पहले विशेष राज्य के दर्जे की बहस की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि बिहार की सभी पार्टियां लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य के दर्जे वाले मांग पर उलझती रहती हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने भी ये वादा कई बार किया है, लेकिन आज संसद में एक तरह से ये साफ हो गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की केंद्र सरकार की फिलहाल कोई योजना नहीं है। झंझारपुर के जदयू सांसद हैं रामप्रीत मंडल। उन्होंने वित्त मंत्रालय से सवाल पूछा कि क्या सरकार आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार और अन्य पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा देने का प्रस्ताव रखती है। यदि हाँ तो इसके ब्यौरे क्या हैं, यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं।
इस सवाल का जवाब दिया वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के अनुरोध पर एक अंतर मंत्रालयी समूह IMG बनाया गया था। IMG ने इस पर विचार किया और 30 मार्च 2012 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। IMG ने कहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC के मानदंडों के आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। वित्त मंत्रालय ने कारण भी गिनवाए हैं इसके और कहा है कि NDC द्वारा पूर्व में कुछ राज्यों को सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया था, जिनकी कई ऐसी विशेषताएं थीं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी। इन विशेषताओं में क्या क्या शामिल है? पहला, पहाड़ी और कठिन भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान, आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल पिछड़ापन, राज्य के वित्त की असमान प्रकृति। मतलब ये स्थितियां हों तो विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन NDC के मुताबिक बिहार इन शर्तों को पूरा नहीं करता है। इस जवाब के बाद संसद के अंदर और बाहर बहस हुई। नीतीश कुमार ने कहा था कि दिलाएंगे, सेपा करें दे विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे हम। नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री हैं तब से इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। अगर प्रावधान नहीं भी है कुछ तो प्रावधान बदलिए। आप सरकार में हैं, लोगों को बरगलाते क्यों हैं, लोगों को मूर्ख क्यों बनाते हैं? भारत सरकार को ये तुरंत चाहिए कि बिहार के हक में ये फैसला ले। लालू जी, आप या तो बिहार के लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं। जब आप कांग्रेस के गोद में खेल रहे थे, जब आप किंग मेकर बने हुए थे, जब उस समय विशेष राज दर्जा का कानून था, तब तो आपने दिया नहीं, दिलवाया नहीं, बिहार के लोगों के साथ मजाक उड़ाया। अब जब नहीं आप किसी लायक हैं तब आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। यही चीज बार बार हम लोग सब समझाने का प्रयास करें कि मुद्दा आगे होना चाहिए, और जो विपक्ष के लोग हैं वो इस पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इस पे पॉलिटिकल अपना अलग अलग कर रहे हैं कि अच्छा एनडीए नहीं देगी। एनडीए तो हमेशा बिहार को आगे रखी है और हमेशा बिहार के सहायता के लिए। जब कोरोना काल में भी एक स्पेशल पैकेज भी बिहार को दिया गया था, लगभग 20 लाख करोड़ का। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि देखिए ये सारा जो पॉलिटिक्स है वो उस पर नहीं होना चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि क्या फ्रूटफुल हम इससे निकाल सकते हैं। और अगर हमें कोई स्पेशल पैकेज, विशेष आर्थिक सहायता मिलती है तो इसमें क्या खराबी है, बिल्कुल मिलनी चाहिए। अब बात उत्तर प्रदेश के कांवड़ यात्रा वाले आदेश की। राज्यसभा में बहस के दौरान विपक्षी सांसदों ने ये मांग रखी कि यूपी सरकार के कांवड़ यात्रा वाले आदेश पर चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए विपक्ष के सांसदों ने राज्यसभा में नियम संख्या 267 के तहत नोटिस दिया, 267। अब पहले ये समझ लीजिए कि ये नियम 267 क्या होता है। राज्यसभा की नियम पुस्तिका के नियम 267 के मुताबिक कोई भी सदस्य दिन भर के सूचीबद्ध एजेंडे को रोकते हुए सार्वजनिक महत्व के जरूरी मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस प्रस्तुत कर सकता है। इस नियम का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि जब सभापति इस नियम के तहत किसी मुद्दे पर बहस को अनुमति देते हैं तो राज्यसभा के बाकी एजेंडा को स्थगित कर दिया जाता है। सिर्फ उसी मुद्दे पर बहस होती है जिसके लिए 267 के तहत नोटिस दिया गया है। लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ ने इस मुद्दे पर बहस से इनकार कर दिया, कहा कि यह मुद्दा 267 की योग्यताओं के अधीन नहीं आता है। लेकिन ये पहला मुद्दा नहीं है जब सभापति धनखड़ ने 267 के तहत किसी मुद्दे की सुनवाई से इनकार किया हो। साल 2023 के मॉनसून सेशन में जब राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने 267 के तहत मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर बहस का आग्रह किया था, तब भी जगदीप धनखड़ ने इनकार कर दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, उसके मुताबिक साल 2023 के शीतकालीन सत्र के दौरान सभापति धनखड़ ने 267 के तहत 8 बार बहस का आग्रह नकारा था। इस 8 में से एक मुद्दा भारत चीन बॉर्डर इशू का भी था। खबरों के मुताबिक राज्यसभा में आखिरी बार नियम 267 के इस्तेमाल की अनुमति साल 2016 में मिली थी, जब विपक्षी सांसदों ने नोटबंदी पर चर्चा का प्रस्ताव रखा था और तत्कालीन सभापति हामिद अंसारी ने इसकी अनुमति दी थी। बहरहाल संसद की कार्यवाही इस बुलेटिन के तैयार होने तक जारी है। बाकी के अपडेट आप हमारे संसद के बुलेटिन संसद में आज में देख सकते हैं।